हेलो। डबल आवाज आ रही है। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है क्या? यस मैम। यस मैम। मैम, कितने सारे स्टूडेंट्स अभी नहीं आए हैं, उनको परमिट कीजिए। आ गए अब। आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. यस मैम। Manish, add your roll number before your name. Manish Pakra. Add your roll number. हेलो मैम। Manish Pakra. मैम मैं रिपीटर बैच से हूँ। रोल नंबर कैसे, मतलब पुराना वाला ही डालूंगा? हाँ, आप पुराना वाला डालिएगा, जी मैम। है ना। वापिस ज्वाइन करो फिर। जी मैम। अभी काफी सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है। बताइए, लास्ट टाइम क्लास में किस टॉपिक पर थे? व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास? What we discussed in last class? I am audible? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। बताइए, लास्ट टाइम क्लास में क्या बात हुई थी, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। Ma'am, that the goal of our life is to being organized like the solar system is organized. और बताइए। ओके, फिजिकल नीड, मेंटल नीड, है ना, एनिमल कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। फिजिकल नीड से मेंटल नीड पूरी नहीं होगी, मेंटल नीड से फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होगी। दोनों सेपरेट नीड्स है, अलग अलग है। दोनों को हम अपने अपने तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं। इस तरह की कुछ बात हुई होगी, कुछ ध्यान में आ रहा है? बताइए। Yes, मेंटल ma'am. नीड, फिजिकल नीड, है ना। पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्लास। Basic requirements for fulfillment of human aspiration, right understanding plus relationship plus physical facility। ये एनिमल कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और अगर हम ओनली मटेरियल थिंग्स या फिजिकल फैसिलिटी के लिए जी रहे हैं, मतलब एनिमल कॉन्शियसनेस में है हम,
है ना। तो इस तरह से हमने बात की थी कि अगर हम रॉन्ग इवेल्युएशन के साथ जी रहे हैं तो इसका मतलब है हम एनिमल कॉन्शियसनेस में हैं। कोई बता पाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस? बताइए, है ना। If our living is only for physical facility, then we are living with animal consciousness, because animal live only for physical facility and are fulfilled by that, not human beings. क्योंकि for animals physical facility is necessary as well as sufficient, है ना। लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए फॉर ह्यूमन बीइंग्स फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट रिलेशनशिप इज आल्सो नेसेसरी। हमारे लिए दोनों जरूरी है, केवल फिजिकल फैसिलिटी हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, हमको प्लस रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप भी चाहिए, मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग। Human consciousness, if we living are for three right understanding plus relationship plus physical facility, so if we are living for all three, then we are living with human consciousness, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम मनी माइंड के साथ जी रहे हैं या केवल फिजिकल फैसिलिटी के लिए जी रहे हैं तो दिस इज एनिमल कॉन्शियसनेस। और अगर हमारा जो जीना है उसमें फिजिकल फैसिलिटी प्लस राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना, प्लस गुड हेल्दी रिलेशनशिप मीन्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तो हमको जो है अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है जिससे कि हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एनिमल कॉन्शियसनेस से हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। तो इसलिए हमारे लाइफ में फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ हमको राइट अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है। तो ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि व्हाट टू अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ, अदर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड आवर फैमिली मेंबर्स, अंडरस्टैंड्स द पीपल अराउंड यू, और लर्न टू करेक्ट योर ओन नेगेटिव थॉट्स। तो ये ऐसा हमको स्टडी करना है और उससे वैसा जी पाना जो है वो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। तो अभी तक हमारी जो 2 क्लास में जो बात हुई है उसमें हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में बात किया कि ह्यूमन बीइंग मीन्स आई प्लस बॉडी मीन्स सेल्फ प्लस बॉडी। हमने ह्यूमन नीड्स देखा, सेल्फ नीड्स, बॉडी नीड्स, है ना, और उनका एग्जिस्टेंस कैसा है उसके बारे हमने देखा। अब हम आज जो है फैमिलीज पर हम लोग बात करेंगे, अंडरस्टैंड द हार्मनी इन द फैमिली, है ना, या अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द रिलेशनशिप। तो ह्यूमन रिलेशनशिप को आज हम देखेंगे, है ना, कि वी लिव इन अ फैमिली, हम एक परिवार में रहते हैं और हैप्पीनेस के साथ हम हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ विथ आवर फैमिली, है ना। तो वी लिव इन अ फैमिली, इन फैमिली वी हैव रिलेशनशिप वेयर वी इंटरेक्ट विथ अदर ह्यूमन बीइंग्स। Family is the foundation of society and provides the basis of continuity of human tradition on the earth. अगर हम कहें कि ह्यूमन प्रोडक्शन कहाँ होता है तो ह्यूमन प्रोडक्शन जो है वो फैमिली में होता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है, एक गुड ह्यूमन बीइंग के लिए हमको चाहिए कि हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड। तो उसके लिए फैमिली जो है उसका काफी बड़ा रोल है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहे उसके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट फैमिली में जरूरी है, तभी हमारा जो ह्यूमन प्रोडक्शन है वो काफी अच्छे से हो पाएगा। तो हार्मनी इन द फैमिली इसका काफी बड़ा रोल है। तो फैमिली में हार्मोनियस कैसे आएगी, रिलेशनशिप में हार्मोनियस कैसे आएगी, इसको हम देखेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको ये समझना होगा कि पर्सन के बीच में कैसे लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम आती है और राइट अंडरस्टैंडिंग से हैप्पीनेस आती है।
तो उसके लिए हमको फैमिली रिलेशनशिप को समझना होगा। तो रिलेशनशिप इज बिटवीन माई सेल्फ एंड यूर सेल्फ, है ना। देयर आर फीलिंग इन रिलेशनशिप माई सेल्फ एंड अदर सेल्फ, है ना। द फीलिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये जो हमारा जो रिलेशन है सेल्फ और सेल्फ के बीच में होता है, मींस माई सेल्फ एंड अदर सेल्फ, न कि बॉडी के साथ, जैसे, है ना। रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ एंड द अदर सेल्फ, इट इज द सेल्फ विच रिलेटेड टू द अदर्स एंड नॉट द बॉडी, है ना। वी कैन सी दैट फीलिंग आर इन द सेल्फ, नॉट इन द बॉडी. It is the self which has the feeling and which recognize the feelings. तो जो रिलेशनशिप है वो सेल्फ और सेल्फ के बीच में होता है, जिसको हम आत्मा कहें या मन कहें या मैं, जो भी नाम देना चाहें, उनके बीच होता है। तो जैसे सेल्फ और बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो सेल्फ और सेल्फ के बीच में रिलेशनशिप होता है। So our body is just a medium for the self to express the feelings. मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास जो समझ है, वो आपको समझाने के लिए मेरा बॉडी एक मीडियम है, जिससे कि आप मेरे माउथ में साउंड के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो our body is just a medium for the self to express the feelings. तो अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बताना है, तो उसके लिए ये बॉडी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके माध्यम से मैं अपनी बात को कह रही हूँ। तो बॉडी एक मीडियम है, सुनना, बोलना, है ना, देखना, उनके लिए एक चलना, उनके लिए एक माध्यम है, लेकिन बोलता मैं हूँ, सुनता मैं हूँ, चलता मैं हूँ, डिसीजन मैं लेता हूँ, मीन्स सेल्फ डिसीजन लेता है, सेल्फ समझता है, लेकिन बॉडी एक माध्यम है। तो रिलेशनशिप यहाँ हम जो बोल रहे हैं वो सेल्फ की हम बात कर रहे हैं। तो माई सेल्फ एंड सामने वाले का सेल्फ, है ना। तो रिकॉग्नाइज द वैल्यू इन ए रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, इवैल्यूएट द फुलफिलमेंट ऑफ द वैल्यूज, जिससे कि रिजल्ट आएगा म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अभी हम लोग वैल्यूज को समझेंगे, ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या होते हैं। जिस वैल्यूज का मतलब कि मेरे और आपके बीच में, या आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में, या आपके और आपके फ्रेंड के बीच में, जो दो पर्सन के बीच में जो रिलेशन है, उनको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे को जोड़ कर रखती है, और उसी को हम वैल्यूज कह रहे हैं। और वो वैल्यूज नहीं होने के कारण हम कहते हैं कि हमारा रिलेशन खत्म हो गया, रिलेशन नहीं रहा। आप लोग बताइए कि दो ह्यूमन बीइंग के बीच में ऐसे कौन कौन से वैल्यूज हैं जिससे कि ह्यूमन बीइंग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मैम अंडरस्टैंडिंग, यस, ट्रस्ट, ठीक है, करेक्ट, Right understanding. ठीक है, Accepting the person as they are. यस, Care. यस, Emotion. ठीक है, By giving time. यस, बताइए उस वैल्यू का नाम बताइए जिससे कि हम एक दूसरे से लंबे समय तक हमारा रिलेशन बना रहता है, और वो वैल्यूज नहीं होने पर वो रिलेशन हम कहते हैं कि टूट गया। बेस्ट वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, वो फाउंडेशन वैल्यू। Trust. यस, है ना, विश्वास, ट्रस्ट। कोई भी रिलेशनशिप जो है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशन हो, चाहे हमारे फैमिली के साथ हो,
फैमिली मीन्स मदर फादर ब्रदर सिस्टर्स, है ना, सभी हस्बैंड वाइफ, ये सभी जो है वो हमारी फैमिली रिलेशन है, प्लस फ्रेंड्स। तो ये हमारे ये जो रिलेशन है इसमें अगर हमारे बीच में ट्रस्ट है, इसका मतलब कि हमारे बीच में रिलेशन बना हुआ है। ट्रस्ट नहीं होने पर हम कहते हैं कि मेरा रिलेशन अब नहीं रहा, क्योंकि वो मुझ पे भरोसा नहीं करता है ना। ओके, बताइए व्हाट इज ट्रस्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ट्रस्ट किसको कहते हैं? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। Explain with example trust. What is trust? बताइए ट्रस्ट, व्हाट इज ट्रस्ट? फ्रेंड्स के बीच में या हमारे और फैमिली के बीच में? मैम हम किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं और हमको लगता है कि वो हमें हमारे उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा तो उसको ट्रस्ट बोलते। ठीक है, और Ma'am, trust is believe on someone for even if we don't talk for a long time. ट्रस्ट Srishti Singh, add your roll number before your name. Yes, ma'am. हाँ, मैसेज पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है, कुछ बोलना है तो बोलिए, है ना। तन्मय ने अभी रिक्वेस्ट नहीं आया है तन्मय का। Okay, what is trust? Trust, explain with example. Trust, बोलो समरन कुमार 103। ट्रस्ट, व्हाट इज ट्रस्ट? मनीष बताओ, ट्रस्ट, मनीष पैकरा, क्या है ये ट्रस्ट? विश्वास, उदाहरण के साथ बताइए मनीष। ठीक, टू बी assured that the intention, टू बी assured, आश्वस्त होना दूसरों के इरादे पर, मुझे भरोसा है। टू बी assured that the intention of the other is always correct is trust। मुझे दूसरे के इंटेंशन पर, उनके इरादे पर मुझे विश्वास है कि वो मेरा वेल विशर है, वो मेरा अच्छा ही चाहता है, वो मेरा बुरा नहीं चाहता है। इस तरह से मैं उसके प्रति आश्वस्त हूँ। तो टू बी assured that the intention of the other is always correct is trust, है ना। तो मुझे विश्वास है कि वह मेरा अच्छा ही चाहता है, मेरे साथ बुरा वह नहीं कर सकता।
है ना, या मैंने उनको जो अपनी पर्सनल बात बताई है वो किसी और से शेयर नहीं करेगा, इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ। अगर उससे कोई गलती होती है तो भी मैं उसे समझ पाता हूँ कि अनजाने में उससे गलती हुई होगी, ना कि वो जानबूझकर किया होगा। इस तरह से सामने वाले को समझ पाने की क्षमता रखना, उसको हम ट्रस्ट कह रहे हैं, है ना। इस पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ट्रस्ट से ही रिलेटेड है, आप लोग आंसर दीजिएगा। आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, यस या नो? Yes. Yes, ma'am. आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. आई वांट टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई वांट टू मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी, No, ma'am. Yes. Not always. Not always. It's not possible to make always someone happy. सेकेंड क्वेश्चन, द अदर वांट्स टू मेक हिमसेल्फ या हरसेल्फ हैप्पी, Yes, ma'am. द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, Yes, ma'am. Wants or not always, but sometimes. Not always, द ma'am. अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, Yes. Not always, ma'am. Not always. Yes, ma'am. Always. आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, Yes, ma'am. Not always, Not, ma'am. not always. Not always, ma'am. नॉट ऑलवेज। Sometimes it depends upon others also. ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि मेरे बारे में मैं श्योर हूँ कि मैं सामने वाले को खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि सामने वाला भी मुझे खुशियां देना चाहता है हमेशा या कभी कभी जैसे भी हो, तो उस पर थोड़ा डाउट होता है हमको। हमको लगता है कि नहीं, शायद वो मुझे खुश नहीं रखना खुशियां नहीं देना चाहता, है ना। ऐसा हमको एक डाउट जाता है, इसलिए हम ऑलवेज में नहीं बोल पाते हैं, है ना, कि हाँ वो हमेशा मेरी खुशियां चाहता है। तो होता क्या है कि जैसे अभी हमने कहा कि माने आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, है ना, या अदर इज एबल टू मेक हिमसेल्फ या हरसेल्फ हैप्पी। तो यहाँ एक डाउट आता है कि नहीं, ऑलवेज तो नहीं, लेकिन कभी कभी हम अपने आप को खुश रखने में सक्षम है। होता क्या है कि हमारे अंदर में जो एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है, जो इनेट एक्सेप्टेंस है, वो उसके लिए हम श्योर हैं, वो मेरा इंटेंशन जो है उसके लिए मैं श्योर हूँ कि हाँ मैं खुद को खुश रखना चाहता हूँ, मैं दूसरों को भी खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो एबिलिटी है, मेरा जो कॉम्पिटेंस है, उसमें मैं कहीं कम पड़ जाता हूँ, है ना। तो सामने वाला जो है उनकी एबिलिटी या मेरी एबिलिटी जो है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो अभी थोड़ा अनहेल्दी है, या कहना चाहिए कि अभी उतना फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते तो हैं, मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा जो नॉलेज है, मेरे अंदर में जो खुद को खुश रखने की जो क्वालिटी है, वो अभी डेवलप नहीं हुई है। इसलिए मैं मेरे ही थॉट प्रोसेस से मैं अनहैप्पी हो जाता हूँ, मैं सामने वाले की गलती से भी अनहैप्पी हो जाता हूँ। तो मेरी गलती से भी मैं दुखी होता हूँ, सामने वाले की गलती से भी मैं दुखी होता हूँ। इसलिए, है ना, माने मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं खुद को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। तो इसीलिए आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ हैप्पी में हमको डाउट जाता है। ऐसे ही से मदर के लिए भी मेरे को डाउट जाता है, क्योंकि मेरा इंटेंशन तो है, मेरे अंदर में एक नेचुरल एक्सेप्टेंस तो है, इनेट एक्सेप्टेंस तो है कि मैं खुद को खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एबिलिटी और कॉम्पिटेंस में मैं कहीं कम पड़ जाता हूँ। तो जो मेरे अंदर में जो एबिलिटी है,
वो उसमें मैं कहीं कम पड़ जा रहा हूँ, इसलिए मैं श्योर होके नहीं कह पाता कि मैं हमेशा खुद को खुश रख पाऊंगा, है ना। तो यही चीज जो है वो सामने वाले के साथ भी है, कि मैं सामने वाला जो है वो भी मेरे जैसा ही है। हम गलती कहाँ पर करते हैं रिलेशन में? रिलेशन में गलती यहाँ पर होती है कि मैं मेरे इंटेंशन पर मुझे डाउट नहीं रहता, श्योर रहता हूँ, लेकिन मैं सामने वाले के इंटेंशन पर मुझे डाउट रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम घर में कांच का ग्लास है या फ्लावर पॉट है, वो मेरे हाथ से टूट गया, है ना, तो उसके लिए हम सोचेंगे कि अनइंटेंशनली टूट गया या बाय मिस्टेक टूट गया। लेकिन यही जब सामने वाले के हाथ से वही मेरा कांच का ग्लास उनके हाथ से टूट गया, फ्लावर पॉट टूट गया, तो हम थोड़ा नाराज होते हैं कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम लापरवाह हो, गैर जिम्मेदार हो, या इंटेंशनली तुमने ये चीजें तोड़ दी, मेरा लॉस कर दिया। हम नाराज होते हैं उस पर, है ना। तो द अदर ब्रोक द ग्लास, द अदर मेड अ मिस्टेक इंटेंशनली, लेकिन आई ब्रोक द ग्लास, आई मेड ए मिस्टेक अनइंटेंशनली। ये एकदम रेयर हमारे थॉट में ये बना रहता है ना। अगर मैंने गैस में दूध गर्म करने छोड़ा है और मैं फोन में बिजी हो जाती हूँ, तो दूध जल जाता है या पूरा गिर जाता है, तो मुझे लगता है कि अरे सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, इंटेंशनली या बाय मिस्टेक जो है वो दूध जल गया। लेकिन यही हमारे ही घर में और भी बच्चे हैं और भी जो भी लोग हैं, अगर हम वो उसको हम कहते हैं कि तुम थोड़ा ध्यान देना, दूध गर्म करने छोड़ा है, अब वो अगर फोन में बिजी हो गया और उनके कारण दूध पूरा जल गया या गिर गया, तो हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, है ना, बड़े लापरवाह हो तुम, फोन में इतना बिजी हो गए कि तुमने देखा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है आगे, है ना। तो इफ द अदर मेक्स अ मिस्टेक इवन वंस, आई डाउट हिज इंटेंशन, आई डोंट आस्क व्हाई एंड हाउ, आई जंप टू द कंक्लूजन ही मेक्स मिस्टेक इंटेंशनली, है ना। और हम फिर उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं कि उनके द्वारा जो है वो जैसे आई कंडेम द अदर, रेनफोर्स द अदर इज बैड, हम दूसरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन इफ इवन इफ आई मेक द सेम मिस्टेक 100 टाइम या 10 टाइम जो भी है, आई नेवर डाउट माई इंटेंशन, है ना। और मैं सोचता हूँ मेरे बारे में कि नहीं, मैं सही हूँ, आई एम करेक्ट, है ना, या आई एम गुड। मेरे अंदर जो रेनफोर्स रहता है वो पॉजिटिव रहता है मेरे लिए, लेकिन सामने वाले के लिए जो मेरा रेनफोर्स रहता है वो निगेटिव रहता है कि अदर इज बैड या अदर इज जो है वो रॉन्ग, वो सही नहीं है। तो ये बहुत माइनर हमारे थिंकिंग में निगेटिव थिंकिंग रहता है। यही छोटी सी बात जो है वो हमारे रिलेशन को खराब करने में काम आता है। माने अगर ऐसी हमारी थिंकिंग है, तो हम सामने वाले की गलती पर आई गेट इरिटेटेड या एंग्री, है ना, या आई हैव ए फीलिंग ऑफ अपोजिशन, में हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, चिल्ला देते हैं। लेकिन मैंने जो गलती की, आई मेक मिस्टेक बाय एक्सीडेंट या बाय अनइंटेंशनली या बाय मिस्टेक, है ना। तो डाउट ऑन इंटेंशन इज ए मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। तो ये जो डाउट करना है ना, डाउट ऑन इंटेंशन इज ए मेजर रीजन, है ना। तो हमारे सामने वाले के इंटेंशन पर, नियत पर जो हम सब करते हैं ना, ये हमारे रिलेशन को अनहेल्दी करने में, खत्म करने में, खराब करने में इनका बहुत बड़ा रोल है ना। तो इस तरह से जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट तभी बन पाएगा, भरोसा या विश्वास, टू बी अश्योर्ड तभी हो पाएंगे हम, जब मुझे सामने वाले के इंटेंशन पर ट्रस्ट है, कि मैं श्योर हूं कि वो उनका इरादा अच्छा ही है, जाने अनजाने में गलती से गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया, है ना। तो आई एम ह्यूमन, आई एम हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग। ठीक उसी तरह सिमिलरली द अदर विल आल्सो बी हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग, है ना। जैसे मैं अंडरस्टैंडिंग से है सुखी होता हूँ, वैसे सामने वाला भी अंडरस्टैंडिंग से ही सुखी होगा।
मैं नासमझी से दुखी होता हूँ, वैसे ही सामने वाला जो है वो भी नासमझी से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अनहैप्पी होगा, है ना। और जैसे मैंने गलती से भूलवश मुझसे गलती हुई है, वैसे सामने वाले से भी हुई। आई मेड मिस्टेक बाय मिस्टेक या unintentionally. Similarly, others also make mistakes due to mistakes या lack of understanding या misunderstanding या by mistake. तो मुझसे गलती से गलती हो गई, अनजाने में गलती हो गई, वैसे ही सामने वाले से भी अनजाने में गलती हो गई. I made mistake by unintentionally. तो similarly, other also make mistakes, है ना, due to lack of understanding या by mistake या unintentionally, है ना. तो अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे प्यार से समझाएं, भाई अब डांटो मत, चिल्लाओ मत. If I make mistakes, then please explain to me with love. क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे ठीक है ना, ग्लास ही तो टूटा है, कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट गया जो इतना चिल्ला रहे हो. प्यार से बोलो, प्यार से समझाओ. अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो इफ आई मेक मिस्टेक देन प्लीज एक्सप्लेन टू मी विथ लव. सेम सामने वाले के साथ भी हम लोग क्या करते हैं कि उसने गलती की, आप उसको डांटो. आप उसको डांटते क्यों नहीं है? हम लोग घर में झगड़ा करते हैं आपस में कि उनकी गलती पर उसको डांटो, उसको चिल्लाओ, है ना. तो सिमिलरली इफ समवन एल्स मेक्स अ मिस्टेक, ही शुड आल्सो बी एक्सप्लेन्ड विथ लव. हम लोग क्या चाहते हैं कि उसको आप डांटो. तो ये बहुत छोटी छोटी बात है. यही सब छोटी छोटी बात ही परिवार में धीरे 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 बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है. यही लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन, है ना, यही हमारे स्ट्रेस डिप्रेशन का कारण बनता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप में ट्रस्ट जो है वो किसको हम कह रहे हैं. ये बात अलग है कि भाई मैंने उसको पैसे दिए, उसने टाइम पे लौटा दिया, है ना, मैंने उसको जो काम बताया उसने कर दिया, उसने मेरी बात मानी, तो इस पर हमें ट्रस्ट है. मैंने उसको मेरी सीक्रेट बात बताई थी, वो सीक्रेट बात उसने किसी को नहीं बताई, है ना, ये हम ट्रस्ट कह रहे हैं. लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है उनके इंटेंशन पर, अगर डाउट है मेरे अंदर में, तो मेरा दोस्त मुझ पे कितना भी भरोसा करे, कभी ना कभी गलती हो जाएगी, है ना. लेकिन अगर वो एक बार अगर गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इंटेंशन खराब था. उससे पूछे कि भाई तुमने मेरी सीक्रेट किसी और से शेयर क्यों की, तो वो बताएगा, है ना, कि मैंने जो है वो बाय मिस्टेक बता दिया, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था. तो उससे हमको भरोसा करना होगा, ट्रस्ट करना होगा कि उनका इंटेंशन सही था, लेकिन उसकी एबिलिटी, कॉम्पिटेंस जो है वो कम था, इसलिए ये गलती हुई है. तो ट्रस्ट का मतलब द अदर इज लाइक मी, आई एम क्लियर अबाउट हिज इंटेंशन, जैसे आई एम क्लियर अबाउट माई इंटेंशन, है ना. आई नो द मिस्टेक इज ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस या एबिलिटी, नॉट ए लैक ऑफ इंटेंशन. तो अबाउट माई सेल्फ, अबाउट द अदर सेल्फ, हमको सेम सोचना है, सेम टू सेम. तो द अदर इज लाइक मी, मेरे जैसा. हमको दोनों के बारे में सही सोचना है, वही सोचना है जो मैं अपने बारे सोच रहा हूँ. तो द ग्लास ब्रोक बाय एक्सीडेंट, माने ये मेरे बारे में है. द अबाउट द अदर, द ग्लास ब्रोक बाय एक्सीडेंट. सेम सोचना है दोनों के बारे में, है ना. तो अभी हम लोग, अगर हम चाहें कि ये ट्रस्ट बना रहे, तो उसके लिए ट्रस्ट एंड इंटेंशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट. उन्होंने क्लास का ग्लास तोड़ दिया, या उनके हाथ से दूध जल गया, गैस में चढ़ा हुआ दूध जल गया, तो मैं ये ध्यान दूं कि जानबूझकर उसने नहीं जलाया, जानबूझकर उसने नहीं तोड़ा, बाय मिस्टेक हो गया.
ऐसा हमको सोचना पड़ेगा। तो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन। है ना। तो इस तरह से जो सामने वाला है उसके बारे में हम अगर सही सोच पाएंगे तो जो बेस है रिलेशन का, ट्रस्ट, वो हमेशा बना रहेगा। अगर हम डाउट करेंगे, है ना, कि वी स्टार्ट थिंकिंग दैट द अदर वांट्स टू मेक अस अनहैप्पी, है ना, तो वी स्टार्ट डाउटिंग देयर इंटेंशन। हम कब दूसरों के इंटेंशन पर डाउट करते हैं? जब हमको भरोसा नहीं होता है ना। वी थिंक वी आर गुड ह्यूमन बिकॉज वी हैव गुड इंटेंशन, है ना। वी थिंक ही इज नॉट ए गुड पर्सन बिकॉज ही हैज नो गुड इंटेंशन। तो डाउट है मुझे कि वो मुझे खुश देखना चाहता है। On the basis of lack of competence, we conclude about the lack of intention of others. मुझे दिख रहा है कि वो अभी कर नहीं पाएगा, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेसिटी या उनके अंदर में कॉम्पिटेंस अभी वीक है, कमजोर है। तो इसके कारण हम उनके इंटेंशन पर ही डाउट करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है उनका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन अभी वो मेरे को खुश कर पाए ऐसी अभी कैपेसिटी उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो खुद परेशान है। तो कहाँ से वो मेरी मदद कर पाएगा या मेरे बारे में मेरे लिए कुछ अच्छा कर पाएगा? लेकिन इंटेंशन तो उनका मेरे जैसा ही है। तो इस तरह से हम ह्यूमन बीइंग फैमिली रिलेशन में, दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक इन रिलेशनशिप टुडे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, लेकिन यही धीरे 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 बड़ा हो जाता है। बताइए, इसमें किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ? ट्रस्ट पे अभी हमने बात की कि Absolutely. ट्रस्ट में मेरा इंटेंशन सही है, लेकिन मेरे अंदर में जो मेरी एबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, वो कम होने के कारण मैं खुद को या सामने वाले को खुश नहीं रख पाता हूँ। ठीक उसी तरह सामने वाले का भी इंटेंशन पॉजिटिव है, अच्छा है, लेकिन वो भी अपने उनके अंदर भी जो एबिलिटी है, जो कॉम्पिटेंस है, वो अभी उतना हेल्दी स्ट्रांग नहीं है कि वो मुझे खुश रख पाए, लेकिन उनका इंटेंशन मेरे लिए अच्छा है। तो इंटेंशन पर डाउट करना ही प्रॉब्लम है, और इंटेंशन पर ट्रस्ट करना ही एक हेल्दी रिलेशन की शुरुआत है। तो दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक इन रिलेशनशिप टुडे। ये गलतियां जो है वो हमको नहीं करना है। हाँ भाई, बताइए, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ट्रस्ट जो है वो एक बेसिक वैल्यू है, फाउंडेशन वैल्यू है। जैसे घर बनाने के लिए नींव का मजबूत रहना जरूरी है, तभी वो घर की लाइफ जो है वो लंबी रहेगी। ठीक उसी प्रकार मेरा जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, उसका जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है ट्रस्ट। चलो बताइए आप लोग, डिस्ट्रस्ट, ऐसा क्या होता है कि हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता? हाँ भाई, एक्सप्लेन डिस्ट्रस्ट।
अविश्वास। When someone break the trust once. हाँ याचना, आपने क्या कहा अभी? When someone break the trust once. हाँ, यस। एक्सप्लेन डिस्ट्रस्ट विथ एग्जाम्पल। सही। मैम जब कोई आदमी पर पूरी तरह से मतलब ट्रस्ट हो जाता है, मैम आई एम ऑडिबल? यस, ऑडिबल। जब कोई आदमी पर पूरी तरह से ट्रस्ट हो जाता है, देन उसके बाद वो मतलब विश्वासघात, मतलब विश्वास को एक बार धोखा देता है, तो देन उसके बाद रियलाइज होता है कि उस आदमी के साथ मतलब पूरा जो सीक्रेट है वो शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब फिर से उसी गलती को मैं दोहराऊंगा तो ऑलरेडी वो मुझे धोखा दे चुका है। तो इन सारे कारणों के कारण आदमियों मतलब एक बार जब धोखा देने के बाद उस पर ट्रस्ट नहीं आता है। दैट्स माय ओपिनियन। क्या लगता है कि अगर किसी ने मुझे धोखा दिया और अगर वो सॉरी बोले और आपसे कहे कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, तो क्या करना चाहिए? बहुत सारा ऐसे भी आदमी है इस दुनिया में कि वो एक बार गलती कर बैठते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज कि मुझसे गलती हुआ है और मैं इस गलती को अपोलोजाइज करके मैं पुनः उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। सही है। तो मतलब देन हम लोग को एज ए ह्यूमन बीइंग्स उस आदमी को एक बार मौका देना चाहिए अपने यस, गलती को क्षमा करने के लिए। यस, और किसी आदमी पर जो ऑलरेडी पूरा 100% ट्रस्ट था, उसको मेंटेन करने के लिए एक मौका और देना चाहिए। एंड सही इट्स है, ह्यूमन नेचर। सही है। सही है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड चांस भी नहीं देते हैं। खत्म रिश्ता, ऐसा मान यस, लेते हैं, है ना? यस मुंह मैम। फुला लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, गलतियां तो होंगी, क्योंकि हम लोग जन्म लिए हैं तो 100% परफेक्ट जन्म तो नहीं लिए हैं। धीरे धीरे समय के साथ गलतियां होंगी, सीखेंगे और फिर हम उसको सही करेंगे। आगे हम फिर वादा करेंगे अपने आप से कि मेरे से ये गलती नहीं होगी, मैं ये गलती नहीं करूंगा, और फिर धीरे धीरे हम आगे ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हमको 1 2 3 ऐसा 1 2 3 बार तो हमको मौका देना चाहिए। अगर वो हमको बार बार अपोलाइज कर रहा है कि नहीं, आइंदा से आगे से ध्यान रखूंगा, तो उस पर भरोसा करना चाहिए। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, है ना? जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, रियल केस है। किसी ने मुझे बताया कि काउंसलिंग के दौरान कि मैडम उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैसेज भी ब्लॉक है, मेरा कॉल भी ब्लॉक है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने फिर काफी रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने अनब्लॉक किया मुझे, है ना? फिर उसके बाद में फिर मेरे से गलती हुई तो फिर उन्होंने मुझे ब्लॉक किया। अब वो ब्लॉक ही हूँ मैं, मुझे ओपन नहीं कर रहे हैं। तो पूरी बात को सुनने के बाद में मुझे समझ में आया कि इनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि मैं ज़्यादा ही गुस्सा कर देता हूँ या कर देती हूँ, चाहे मैसेज हो, चाहे फ़ोन में हल्ला करना, चिल्लाना, डाँटना। इसलिए सामने वाला मेरे से परेशान होकर मुझे ब्लॉक कर दे रहा है। तो सामने वाला जो है, वो उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। तो मैंने कहा अब तुम्हारा काम है विश्वास को फिर से बनाना, कि वो तुमसे डर गया है कि ये फालतू बातें जो है, ये फ़ोन में मैसेज से जो भी हो रहा है, उसको काफ़ी डिस्टरबेंस हो रहा है, तो तुमको विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो उन्हें बोला कि महीना भर हो गया मैं विश्वास दिला रहा हूँ या दिला रही हूँ,
उन्होंने अभी तक मुझे अनब्लॉक नहीं किया है। तो मैंने कहा कि अब आपको पेशेंस रखना होगा, ये सोच करके कि अगला जो है वो आपसे ज़्यादा ही दुखी हो गया है ना? तो इसलिए एक लंबा गैप दो इस रिलेशन में, ताकि उसको भरोसा हो कि इतने 2-3 महीने हो गए, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। शायद फिर उसको थोड़ा एक विश्वास आना शुरू हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार कुछ ये भी ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, जो उसको 10 बार माफ़ करते हैं, है ना? 5 बार उनको माफ़ कर देते हैं और आगे कंटिन्यू रिलेशन को ठीक करने में हेल्प भी करते हैं और वो ठीक भी होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, तो कई बार एक गलती में सुधर जाते हैं, कई लोग 4 गलती के बाद सुधरते हैं, कई बार 10 बार गलती करके सुधरते हैं, लेकिन सुधरते ज़रूर हैं। ये हमको विश्वास रखना होगा। अगर मुझे सामने वाला बार-बार विश्वास दिला रहा है कि मैं मुझे मौका और दो, मैं ज़रूर सुधरूँगा या सुधरूँगी, तो इस तरह से मौका हमको देना चाहिए। क्योंकि मौका देने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। वो बंदा सामने वाला ही सुधर जाएगा, आपके अवसर देने से, है ना? थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ठीक है, लेकिन हो सकता है कि धीरे-धीरे सामने वाला ठीक हो जाए। क्योंकि वो अगर आपके साथ ठीक हो गया, इसका मतलब है कि वो आगे और भी रिलेशन में वो ठीक रहेगा। अगर वो आपके साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब वो आगे और कई रिलेशन में वो गड़बड़ ही रहेगा। इसलिए अगर हमारे अंदर अगर पेशेंस है, तो सामने वाले की गलती को माफ़ करते जाओ और उसको मौका दो। गलती को माफ़ करो और उनको अवसर दो, ठीक होने का अवसर दो। आपको उस पर दोस्ती रखना है, नहीं रखना है, वो आपकी इच्छा। लेकिन सामने वाले को हम माफ़ कर दें, लेट गो करें और उनको मेंटली फ्री कर दें। क्योंकि हम तो ब्लॉक कर दिए या हमने बात करना बंद कर दिया, हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो इतना अनकैपेबल है कि वो अंदर ही अंदर टेंशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। इसलिए कभी भी किसी को इतना लॉक मत करो कि वो डिप्रेशन में चला जाए हमारे कारण, है ना? लेट गो करो उसको, ठीक है मैंने तुमको माफ़ किया, है ना? ऐसा करके उसको छोड़ दो। हो सकता है कि उनमें कोई सुधार आ जाए, कोई चेंजेस आ जाए, है ना? तो थोड़ा मेंटली तैयार रहो कि वो बार-बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है हम नहीं उठाएँगे। मत उठाओ, कॉल मत उठाओ लेकिन ब्लॉक मत करो। मिस कॉल पड़ा है 10 ठो रहने दो, मत कॉल बैक मत करो। मैसेज आया है ढेर सारा उसको मत पढ़ो। लेकिन सामने वाला तो रिलैक्स है कि हाँ, इन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो डिप्रेशन में है ना? दोस्त है या कोई है जिनके साथ अच्छा रिलेशन था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो कई लोग तो ये ब्लॉक वाला केस बहुत आता है, परेशान रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? आप लोगों ने कितने लोगों को ब्लॉक किया है? किसी को नहीं, हुँ। आज तक किसी को नहीं, बट एक बार ब्लॉक हो चुका। ठीक है, मैं अननोन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई अननोन है, फ़ॉल्स कॉल है, उसको ब्लॉक किया वो ठीक है, फिर से फ़ॉल्स कॉल मत आए। लेकिन हमारे क्लासमेट हैं, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, हमारे कोई पड़ोसी हैं, जिनकी बेवकूफ़ी से मैं प मु जिनकी बेवकूफ़ी के कारण मुझे ब्लॉक करना पड़ रहा है, तो उसको रिलैक्स छोड़ दो। क्योंकि हमारे ब्लॉक करने से सामने वाले का जो अनहैप्पीनेस है ना? वो बहुत ज़्यादा रहता है। खैर ये एग्ज़ाम्पल है, केवल ब्लॉक करना, नहीं करना ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना? और कोई एग्ज़ाम्पल ट्रस्ट से रिलेटेड? फिर आगे मैम बढ़ते हैं। एक हुँ, एक क्वेश्चन था पूछो। कि जब किसी के परिवार में कुछ मतलब घटना हो जाती हुँ। है गलत, उसको मतलब या तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? क्योंकि वो लंबा समय से उसी पीड़ा में आदमी जीता है और अपने आप को भी हानि पहुँचाता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? थोड़ा-सा हिंट दो।
प्रॉब्लम किस तरह की होगी? जैसे प्रॉब्लम इन द सेंस कि जब किसी माँ के पुत्र के वियोग में हुँ, किसी माँ के पुत्र नहीं रहा, वो 20 साल का है और वो बाय एक्सीडेंटली उसका मतलब किसी तरह की कुछ घटना हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो पुत्र की वियोग में वो बहुत दिन तक उस चीज़ को मतलब झेलती है, बट उसको कैसे ओवरकम करेगी ये? सेम केस मेरे पास आया था। एक स्टूडेंट थी, उनका छोटा भाई जब सेकंड या फर्स्ट वेव कोविड का फर्स्ट वेव था जब, है ना? तब वो लड़के को कोरोना हो गया था, तो उस समय आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत लोग कोविड के डर से भी सुसाइड कर रहे हैं। अ, हाँ, सुना होगा ना? छत से कूद गए हैं, कुछ पेशेंट लोग छत से कूद गए, मुझे हाँ, खबर कुछ-कुछ र्यूमर्स था, इस तरह का र्यूमर्स था। हाँ, एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो गया था बहुत लोगों को। तो उस यस, समय क्या हुआ कि एक स्टूडेंट है, उसका जो भाई है, वो रहा होगा 18-19 साल का रहा होगा, इकलौता भाई था, सिंगल सिंगल हुँ, चाइल्ड था वो, एक बहन थी, एक भाई थे। तो उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया, मीन्स छत से 2 या 3 मंजिल का छत था जो भी है, तो वहाँ से कूद गया तो वो खत्म हो गया। तो इसमें उसके मम्मी और उनकी बहन, मम्मी बहन इसलिए कि बहन को लगा कि मैं मेरे भाई को नहीं बचा पाई, है ना? वो यस, बोला यस मेरे मैम, को कि मैं अभी आता हूँ बोला और आया ही नहीं। मैं वेट करते रह गई, काश मैं उनके पीछे-पीछे गई होती तो आज मेरा भाई सेफ होता। एक तो उनको डिप्रेशन, वियोग जो आप कह रहे हो, तो भाई-बहन का वियोग और एक माँ का एक इकलौता संतान, तो वो सदमे में चली गई थी उसकी मम्मी। तो काफ़ी प्रॉब्लम में थे वो लोग। तो उसका उस समय मैंने उस लड़की की, उसकी मम्मी की मैंने काफ़ी सारी काउंसलिंग की थी। तो ये जो माहौल है कुछ परिवार में कि छोटी उम्र में ही हमारा कोई चला गया, कई लोग हस्बैंड के चले जाने से भी परेशान होते हैं, कई लोग मेरा बच्चा खत्म हो गया इसको लेकर के परेशान रहता है। तो ऐसे में उनको अब मनाना है, उनको इस सदमे से बाहर निकालना है। इसके कई तरीके हैं, है ना? पहला तो एक उनसे बात करें और ठीक है, बहुत लोग के घर में दूसरा बेटा होता है तो थोड़ा मना लेते हैं कि भाई मैं एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा है। अब जिनका हुँ, इकलौता बेटा है उसका दूसरा बेटा है ही नहीं, तो वो कहाँ से दूसरा बेटा लाए? तो उनके लिए और खतरनाक रहता है कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। तो उसके लिए जो एक कर्म फल और जो रियलिटी है, उसको समझाना होगा कि हमारी जो आयुष है, हम कितना साल जिएँगे ये हमको नहीं पता। ज़रूरी नहीं है कि घर में जो भी बच्चा जन्म लिया है ना? वो हमें बहुत माने लंबे समय तक ज़िंदा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग 5 साल के होते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग 10 साल में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग 20 साल में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग शादी हुई है और 6 महीने में खत्म हो गए, है ना? शादी हुई है और 1 साल में एक बच्चा है और खत्म हो गए। ऐसे यार हुँ, बहुत सारे हम केस देखते हैं और पेरेंट्स ज़िंदा रहते हैं। माँ-बाप यस मैम, बोलेंगे कि हम तो ज़िंदा हैं और ये चले गए। ये जो सदमा है उससे बाहर निकालने के लिए पहली बात तो आपको ये बताना होगा कि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। ये सत्य को तो स्वीकारना होगा, है ना? रही बात संतान मोह की, तो जो भी घर में है, एक अगर वो इकलौती बेटी बस बच गई है, भाई तो रहा ही नहीं, तो जो बच्चा है उसको देखो, उसके सुख के लिए आपको ठीक रहना पड़ेगा। जिसको जाना था वो तो चला गया, उनकी आयु यस, ही इतनी थी। इस तरह से उनको मोटिवेट करना होगा, तो मृत्यु के सत्य को बताना होगा। यस, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। दूसरे के घर का एग्जाम्पल देना होगा कि इसके घर में तो सिंगल चाइल्ड था और कोई नहीं है, अब उसका क्या होगा? उसके पेरेंट्स के पास अब जो है उनका तो एक ही बहन बच गई, एक ही बेटी बच गई या फिर और कोई नहीं है। तो इसका सत्यता यही है कि मृत्यु जो है वो एक सत्य है, उसको स्वीकारा जाए और उनको मन डायवर्ट करने के लिए उसको बिज़ी रखा जाए।
उनका बिजी रहना बहुत जरूरी है, जगह बदलना बहुत जरूरी है ना। वो लोग बहुत परेशान थे तो उन लोगों ने घर बदला था, फिर किराए के मकान में चले गए थे और उस मकान को उन्होंने छोड़ दिया था साल भर के लिए, क्योंकि उसके बच्चे की याद आती थी उसी घर में उन्होंने छत से नीचे कूदा था वो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से कोई भी दर्द है, चाहे पति के चले जाने का या पत्नी के चले जाने का या बेटा या बेटी के खो जाने का, है ना, अभी अभी शादी हुई और पति खत्म हो गए, तो 6 महीना तो लगेगा उसको इस सदमे से बाहर आने में, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। तब तक उनका ख्याल रखना है, उनके आसपास रहना, उसको अकेला नहीं छोड़ना है ना। ऐसे लोगों को अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं रहता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं लोग रो रो के। यस बताइए, ट्रस्ट, ठीक है, क्लियर हुआ? अब यस हाँ, एक वैल्यू एब्सोल्युटली। और ले ले। हाँ, एक वैल्यू और ले लेते हैं, रेस्पेक्ट। बाकी वैल्यू फिर अगली क्लास में देखेंगे। बताइए, व्हाट इज रेस्पेक्ट? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। बताइए, सम्मान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताइए, व्हाट इज रेस्पेक्ट एंड डिसरेस्पेक्ट। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। रेस्पेक्ट इज राइट इवैल्यूएशन। सामने वाला जैसा है उसको मैं वैसा स्वीकार पाता हूँ, उसको वैसे ही पसंद कर पाता हूँ। रेस्पेक्ट, उसमें अच्छाई है या उसमें कोई कमियां हैं, दोनों के आधार पर मैं उसे स्वीकार पाता हूँ। तो रेस्पेक्ट इन हिंदी सम्मान, सम प्लस मान। सम मीन्स सही, मान मीन्स मूल्यांकन, सही मूल्यांकन, सही यानी राइट, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। राइट इवैल्यूएशन मीन्स रेस्पेक्ट। सामने वाले का मैंने राइट इवैल्यूएशन किया, उसका रेस्पेक्ट। मेरा राइट इवैल्यूएशन, मेरा रेस्पेक्ट। तो राइट इवैल्यूएशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब रेस्पेक्ट, सम्मान। और डिसरेस्पेक्ट यानी रॉन्ग इवैल्यूएशन, ओवर इवैल्यूएशन, अदरवाइज इवैल्यूएशन और अंडर इवैल्यूएशन, ये है डिसरेस्पेक्ट। सामने वाला जैसा है उसको वैसा मैंने नहीं समझा, कुछ और मान लिया, उसके बारे में निगेटिव थिंकिंग रखना, ये डिसरेस्पेक्ट है। तो जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि वो मेरी इज्जत करता है, तो हम पूछते हैं कि ऐसा क्या किया भाई उसने जिससे आप कह रहे हो वो मेरी इज्जत करता है? तो उसका आंसर है कि वो मुझको समझता है, उनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरा सम्मान करता है। फिर कोई कहता है कि उसने ना मेरा अपमान कर दिया, हम पूछते हैं कि भाई ऐसा उसने क्या कर दिया कि आप कह रहे हैं उसने आपका अपमान कर दिया? तो हम कहते हैं कि वो मुझको नहीं समझता, वो मेरी बुराई करता है, वो मेरे से जलता है, वो मेरे से चिढ़ता है, उसका मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो हम कह पाते हैं कि हाँ, उसने मेरा अपमान किया। तो अन्यथा मापना मीन्स अपमान, अन्यथा मीन्स रॉन्ग, मापना मीन्स मूल्यांकन। तो रॉन्ग इवैल्यूएशन मीन्स डिसरेस्पेक्ट, रॉन्ग इवैल्यूएशन, ओवर इवैल्यूएशन, अदरवाइज इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन, इसका मतलब रॉन्ग इवैल्यूएशन। किसी को समझना, उसका सम्मान हुआ, किसी को नहीं समझना, उसका अपमान हुआ। अपमान, अन्यथा मापना। तो रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। अगर हम कहें कि हमारे घर में कोई आया है गेस्ट, तो उसका पैर छूना
उसको नमस्ते बोलना, उसको चाय नाश्ता देना, उसको बैठने के लिए बोलना, क्या यही रेस्पेक्ट है? तो ये रेस्पेक्ट नहीं है, ये संस्कार है, संस्कृति है। रेस्पेक्ट सेल्फ और सेल्फ के बीच में होता है ना। मान लो मैंने उनका पैर छुआ, मैंने उसको नमस्ते बोला, पानी पिलाया, चाय पिलाया, लेकिन मन में क्या चल रहा है? ये कब जाएंगे, जब देखो तब चले आते हैं। तो मेरे अंदर में उनके लिए निगेटिव है, लेकिन दिखाने के रूप में मैंने उनको चाय नाश्ता कराया, बिठाया, तो कहीं ना कहीं ये रेस्पेक्ट नहीं है, वो संस्कार है, संस्कृति है कि हाँ बड़ों को जो है प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो सभी कंट्री में अलग अलग है, कहीं पे पैर छूना संस्कृति, नमस्ते करना संस्कृति है, कहीं पे गले मिलना संस्कृति है ना। तो इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, चाइना में अलग है, जापान में अलग है, तो यूएसए में हर जगह पे अलग अलग सिस्टम है, कल्चरल संस्कृति। तो ये एक परंपरा बन गई है इसकी। ये रेस्पेक्ट है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक अच्छी संस्कृति है, एक गुड बिहेवियर करने का एक मेथोडोलॉजी है, तरीका है ये, कि आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब आप गुड ह्यूमन बीइंग हो, बस। लेकिन ये रेस्पेक्ट ही है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ध्यान देना, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट या जो भी ह्यूमन वैल्यूज है जिसकी हम आगे बात करते रहेंगे, तो अभी हमने केवल 2 वैल्यू पे आज हमने बात की है, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट। तो ये सेल्फ और सेल्फ के बीच होता है, इसमें कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है कि हिंदू का ट्रस्ट अलग होगा, रेस्पेक्ट अलग हो गया, या मुस्लिम का ट्रस्ट रेस्पेक्ट अलग होगा, या ऑल ओवर वर्ल्ड का अलग अलग स्टेट वाइज या कंट्री वाइज अलग होगा, ऐसा नहीं है। वो संस्कृति, सभ्यता है या परंपरा है, अपनी अपनी बनाई हुई परंपरा है ना। तो हम अपने से बनाते हैं कि गले मिलना या पैर छूना या हाथ जोड़ करके नमस्ते करना, है ना, ये सबका अलग अलग है। तो ये संस्कृति है, कल्चरल है, परंपरा है, ठीक है। लेकिन रेस्पेक्ट की अगर हम बात करें, सम्मान की अगर हम बात करें, या ट्रस्ट की अगर हम बात करें, तो ये यूनिवर्सल आंसर होगा इसका। तो यूनिवर्सल आंसर है राइट इवेल्युएशन, राइट अंडरस्टैंडिंग। ये पूरे दुनिया के सभी ह्यूमन बीइंग के लिए एक ही आंसर है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इवेल्युएशन। यही है ट्रस्ट और रेस्पेक्ट का फॉर्मूला। है ना। तो रेस्पेक्ट, राइट इवेल्युएशन ऑफ द अदर, रेस्पेक्ट मेरा अपना खुद का भी, है ना। तो रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट कोई बताएगा? सेल्फ रेस्पेक्ट मैम जिस सिचुएशन में है हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेना, सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद को बिना जज किए। ठीक है। And the resistance that we have for our disrespect. बताइए सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, खुद के बारे में भी राइट इवेल्युएशन करना, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, मुझ में अगर कोई कमियां हैं मैं उसे ठीक करूंगा, मुझ में जो अच्छाई है वो मुझे पता है। तो इस तरह से अपना राइट इवेल्युएशन करना,
ना, मेरे अंदर में जो अच्छा और बुरा जो है, दोनों रूप में अपने आप को स्वीकार करना, खुद की बुराई नहीं करना, खुद को पनिशमेंट नहीं देना, तंग नहीं करना कि तुम बुरे हो, अपना रॉन्ग इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन नहीं करना, है ना। तो सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब कि सेल्फ राइट इवेल्युएशन, सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, खुद को समझना, है ना। मुझ में अगर कोई कमी है तो उसे मैं खुद ठीक करूंगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। तो खुद का भी सम्मान जरूरी है। तो ध्यान दें, अगर मेरे अंदर डिसरेस्पेक्ट और डिस्ट्रस्ट है तो ये सोर्स ऑफ डिप्रेशन। तो सोर्स ऑफ डिप्रेशन, है ना, खुद का अपमान, दूसरों का अपमान, खुद का डिसरेस्पेक्ट, सामने वाले का डिसरेस्पेक्ट, इसका मतलब सोर्स ऑफ डिप्रेशन। तो जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है और उनके पास वो सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये कॉजेज ऑफ डिप्रेशन में ये भी है। तो इसलिए खुद के बारे, सामने वाले के बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इवेल्युएशन जरूरी है। यही माने यही रेस्पेक्ट और ट्रस्ट का बेस है, राइट इवेल्युएशन, राइट अंडरस्टैंडिंग। सामने वाले पे ट्रस्ट, रेस्पेक्ट तभी कर पाएंगे जब मैं उसे मेरे जैसा ह्यूमन बीइंग मान पाऊंगा, कि वो भी मेरे जैसा ही है। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, वो भी ह्यूमन बीइंग है। मैं सुख चाहता हूँ, वो भी सुख चाहता है। तो our goal is same, our program is same, our potential is same, our purpose is same। तो ऐसा सोच पाना, देख पाना होने पर ही ट्रस्ट और रेस्पेक्ट डेवलप होता है, उससे कम में नहीं। हम क्या सोचते हैं, मैं और सामने वाला अलग अलग है, हम एक जैसे हैं, ऐसा सोच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बॉडी लेवल पे जज करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो हमको क्या चाहिए कि मैं जैसा हूँ वैसा ही दूसरा भी है, उसको पहचान पाना, है ना। तो आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग, है ना। सिमिलरली द अदर विल आल्सो बी हैप्पी विथ अंडरस्टैंडिंग। बस, तो वो भी मेरे जैसा है, ये विश्वास कर पाना। तो द अदर इज लाइक मी, आई एम क्लियर अबाउट हिज इंटेंशन, द अदर इज लाइक मी। बस यहाँ से शुरू होगा ट्रस्ट और रेस्पेक्ट। यहाँ से सामने वाले का राइट एनालिसिस, राइट इवेल्युएशन होगा, मेरे बारे में भी मेरा राइट इवेल्युएशन, राइट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, उससे कम में नहीं। तो अगर विश्वास करना है खुद पर और सामने वाले पर, अगर खुद का सम्मान और सामने वाले का सम्मान करना है, तो उसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। समझ पाना उसको, वो मेरे जैसा ही है। तो आज हमने दो वैल्यू पर बात की, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ह्यूमन 9 वैल्यूज है, उसमें से आज हमने 2 वैल्यूज पर बात की, बाकी वैल्यूज की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। क्लियर हुआ? ट्रस्ट, रेस्पेक्ट। यस मैम। मैम एमसीक्यू में क्या क्या मैम पूछा जाएगा यही ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को लेके? वैल्यू एजुकेशन का अभी थ्योरी क्लास हो रहा है, इसके बाद प्रैक्टिकल क्लास जब सबका होगा तब हमारा भी प्रैक्टिकल क्लास होगा। आपका MCQ 1, MCQ 2 मेरा नहीं होगा। आपका जब थ्योरी पेपर होगा तब मेरा थ्योरी पेपर नहीं होगा।
मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वाइवा होगा, और मैं जो असाइनमेंट सबमिशन के लिए आपको बोलूंगी वो सबमिट करोगे, उसमें आपके मार्क्स हैं। तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया है कि मैं जो क्लास में जिस टॉपिक पर पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक पर आप पीपीटी बनाएंगे, इंडिविजुअल पीपीटी बनाएंगे और ग्रुप में आप लोग वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग अगर माने 5, 6, 7 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे रोल नंबर वाइज, या तो अपने अपने ही ब्रांच का या फिर कंबाइन ब्रांच है, आप मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप बना लेना, ग्रुप में आप वीडियो सबमिट करोगे, वीडियो मीन्स शॉर्ट फिल्म या ग्रुप डिस्कशन, उसको सबमिट करोगे। और पीपीटी में इंडिविजुअल कोई भी एक टॉपिक पर कम से कम 5 से 10 स्लाइड बनाएंगे, उसको क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, अपना पीपीटी शेयर करके 5 से 2-3 मिनट से लेके 5-7 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको अपना पीपीटी प्रेजेंट करना होगा, उसमें आपके मार्क्स हैं। वीडियो ग्रुप असाइनमेंट है, उसको सबमिट करोगे, उसमें भी आपके मार्क्स हैं। फिर आप लोगों का लास्ट में जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब मेरा वाइवा होगा, है ना, उसमें आपके मार्क्स हैं और आपके अटेंडेंस में। तो ये सब मिला करके आपके मार्क्स बनेंगे। तो पीपीटी जो है उसका टॉपिक या वीडियो का टॉपिक, मैं जो क्लास में पढ़ा रही हूँ, जैसे मान लीजिए आज मैंने पढ़ाया तो ट्रस्ट एक टॉपिक है, इस पे एक पीपीटी बन सकता है। अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप ट्रस्ट और रेस्पेक्ट पर डिस्कशन मोड में आप वीडियो बना सकते हैं विथ एग्जांपल। तो आप लोग जो भी पीपीटी बनाए या वीडियो बनाए, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बेस पर डिस्कशन होगा, उसको प्रेजेंट करेंगे आप लोग एग्जांपल के साथ में। टॉपिक पर्सनल इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज, सोशल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज और सॉल्यूशन, ऐसे आप ले सकते हैं। मैंने जो आपको पीडीएफ में आपको जो क्लास का नोट्स भेजा है उसमें भी काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे। क्लास में मैं जो जो टॉपिक पर पढ़ा रही हूँ उसमें एक पॉइंट पर एक टॉपिक है। जैसे हैप्पीनेस, टेम्पररी एंड कंटिन्यू हैप्पीनेस एक टॉपिक हो गया, सेल्फ और बॉडी एक टॉपिक हो गया, ह्यूमन नीड्स एक टॉपिक हो गया, है ना। ऐसे आप लोग बनाते जाएंगे। अभी ह्यूमन 9 वैल्यूज पे मेरी बात होगी, तो ये अभी मैंने 2 वैल्यूज पर बात की, तो एक वैल्यूज का एक टॉपिक, चाहे तो 2 वैल्यू का एक टॉपिक बना ले, या रेस्पेक्ट एक टॉपिक हो गया, रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट एक टॉपिक हो गया, ऐसा आप लोग बनाएंगे। ठीक, अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोगों का, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस 91 सेंजीत। यस मैम, प्रेजेंट मैम। 92 प्रेजेंट मैम। 93 प्रेजेंट मैम। 94 प्रेजेंट मैम। 95 प्रेजेंट मैम। 96 प्रेजेंट मैम। 97 प्रेजेंट मैम। 98 प्रेजेंट मैम। 99 प्रेजेंट मैम। 100 कंप्यूटर साइंस 100 शिव कृष्णा, 101 सृष्टि गुप्ता, 102 सृष्टि सोनी, प्रेजेंट मैम। 103 सुजल जैन, प्रेजेंट मैम। 104 अखिल, 105 तन्मय, 106 तरुण, प्रेजेंट मैम। 107 उन्नति, प्रेजेंट मैम। 108 उत्कर्ष, प्रेजेंट मैम।
109 Utkarsh Patel. Present, ma'am. 110 Vaibhav. Present, ma'am. 111 Uday. Present, ma'am. 112 Uma Karthik. Present, ma'am. 113 Vibhuti. Present, ma'am. 114 Vivek Singh. Present, ma'am. 115 Vasnik. Present, ma'am. अब IT ब्रांच 91 सजल. Present, ma'am. 92 साक्षी. Present, ma'am. 93 साक्षी साहू. Present, ma'am. 94 Present, ma'am. 95 Present, ma'am. 96 केसरी. Present, ma'am. 97 शिवम. Present, ma'am. 98 शिवांश. Present, ma'am. 99 Present, ma'am. 100 शुभांशु Present, ma'am. सिंह. Present, ma'am. 101 सुष्मिता. Present, ma'am. 102 तेजस. तेजस कुमार. 103 तन्मय पटेल IT Present, ब्रांच. ma'am. 104 तेंजिन. Present, ma'am. Present. हाँ 105 Present, ma'am. 106 Present, ma'am. 107 अनुश्री. Present, ma'am. 108 विरल तिवारी. Present, ma'am. 109 विभोर सिंह. Present, ma'am. 110 विकास. Present, ma'am. 111 विनीता साहू. Present, ma'am. 112 विराज. Present, ma'am. 113 यश कुमार सिंह. Present, ma'am. 114 यास्मीन. Present, ma'am. MME metallurgy. 91 92 Present, ma'am. 93 शिवानी. Present, ma'am. 94 शिवांशु. Present, ma'am. 95 श्रेयांश. श्रेयांश पटेल. 95 96 श्रुति. Present, ma'am. 97 शुभांशु श्राफ. 98 Present, ma'am. Present, ma'am. 97 present. Mute था. हाँ 97 ओके. शुभांशु sir. 99 सिद्धांत. Present. 100 सौम्या. Present, ma'am. 101 सृष्टि. Present, ma'am. 102 श्रियांशु. Present, ma'am. 103 Present, ma'am. 104 Present, ma'am. स्वर्णलता. नहीं 104 एक मिनट. Present, ma'am. 104. 105 स्वर्णलता. Present, ma'am. 103 present, ma'am. बोल. हाँ ठीक है. मैम श्रेयांश पटेल प्रेजेंट है मैम, उसका माइक काम नहीं कर रहा है. रोल नंबर 95. यस मैम. 106 तन्मय. 106 तन्मय आकाश. 107 तिरुपति. 108 उमेश. 109 उमेश सिन्हा. 109 उत्कर्ष गुप्ता. 110 वसुदेव मिश्रा. Present, ma'am.
111 Vijay. Present, ma'am. 112 Vinayak. Present, ma'am. 113. Present, ma'am. 112 Yash Kumar. Ma'am, 114 present. 14, हाँ. Manish Pakra. Present, ma'am. हाँ. Ma'am, Ma'am, हाँ, ma'am, 97 Anirudh present. ma'am. ठीक है. रुको, Hello. मैं जो एब्सेंट है उसका रोल नंबर बोल रही हूँ. रोल नंबर कंप्यूटर साइंस 100 रोल नंबर शिव कृष्णा एब्सेंट. Ma'am, present, ma'am. हाँ Present, ma'am. Sivakrishna Anirudh. हाँ ओके, रिपीट कर रहे हैं, रुको. उसके बाद कंप्यूटर साइंस 101 सृष्टि गुप्ता एब्सेंट. तन्मय चंद्राकर 105 कंप्यूटर साइंस एब्सेंट. फिर 102 आईटी ब्रांच तेजस कुमार एब्सेंट. 106 तन्मय आकाश एमएमई मेटलर्जी ब्रांच. 107 107 106 107 108 109 मेटलर्जी ब्रांच एब्सेंट. तन्मय तिरुपति उमेश उत्कर्ष एब्सेंट. हो गया 97 तो प्रेजेंट है ना है. 97 मेटलर्जी प्रेजेंट है ना. हाँ वो तो प्रेजेंट है. हाँ ओके. Okay, have a nice day. Good day. You can Thank you, let this ma'am. class. Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.